लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अंत में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वेलकम टू आर्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड आई एम रंजना। और इस प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू डिकंस्ट्रक्ट द टूल्स ऑफ हैप्पीनेस विद आवर गेस्ट। हमारी गेस्ट ने ये प्रूव किया है कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस। लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, खुश रहना हमारी चॉइस होती है। जहाँ लोग कैंसर का नाम सुन के घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं, उन्होंने ना सिर्फ कैंसर से लड़ाई लड़ी, जीती, बल्कि उसके बाद एक बुक भी लिखी जो कई कैंसर पेशेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है। आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर प्रीति मिश्रा, जो कि कॉमर्स के प्रोफेसर हैं और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत काम करती हैं। वेलकम डॉक्टर मैम टू आवर आर्ट ऑफ हैप्पीनेस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच रंजना जी, आपने इतनी सारी बातें कही और बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे आपके इस इंटरव्यू पर आकर कि कितनी अच्छी बात आप कह रही हैं कि हैप्पीनेस प्रोजेक्ट, खुशियां फैलाना। खुशियां सच में बहुत ही चेरिश करने की चीज है, जिनको हम ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कई बार, और फिर लगता है कि नहीं, जिंदगी में कितना कुछ हमें मिला है और उसके लिए हमें शुक्र करना बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि हमें ये छोटे छोटे खुशियों के पल जो है वो जिंदगी के मोती में पिरो जाते हैं। क्या खूब बात कही मैम। आप कई सारे फील्ड में एक्टिव हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप राइटर हैं, आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करती हैं, आप यूएसए में इंडिया की कल्चरल एम्बेसडर भी हैं। लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे आपकी कैंसर जर्नी पे, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब लाइफ जी रहे होते हैं नॉर्मल, तो वी टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, हम उसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते, ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जब कैंसर या इस तरह की कोई डिजीज होती है तो लाइफ को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस सुनाए कि कैसे कैंसर ने आपकी लाइफ का मीनिंग बदल दिया है। बिल्कुल। जब 2015 में मुझे कैंसर डायग्नोसिस से जस्ट पहले की लाइफ बताना चाह रही थी कि मेरा प्रमोशन हुआ था, मैं प्रोफेसर होके एक्सीलेंस कॉलेज में गई थी। उसके बाद बिटिया का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया था सीएस में, और मीडिया हमारे घर में था और पेपर में फोटो थी उसकी। हमारे पूरे परिवार में इतनी ज्यादा खुशी। फिर बेटे ने एमकॉम में करके नेट का एग्जाम क्लियर किया था, सीए कर रहा था, और पति का जॉब भी बहुत अच्छा था और जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, तो कुछ भी कमी नहीं थी। लेकिन बिल्कुल ये था कि हाँ, ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि हमने बहुत मेहनत की और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और ये सब तो हम डिजर्व करते हैं, और खुशियों को मना रहे थे। और नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी ये बबल बर्स्ट हो जाएगा और सडनली घर का पूरा माहौल उल्टाम पलटाम हो जाएगा। और उसी समय बिल्कुल यही सब हो रहा था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, और मुझे एक छोटा सा लंप नहाते समय फील हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं अवेयर नहीं थी कैंसर के बारे में, मेरी मदर इन लॉ को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और तब मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी, उस समय की बात है। और वो भी अवेयर थी, पढ़ी लिखी थी, प्रोफेसर थी, तो उन्होंने भी खुद ही डिटेक्ट कर लिया था और पहुंच गई थी डॉक्टर के पास। तो हमें लगा कि जो बिजली है एक जगह पर बार नहीं गिरती है, तो हम लोग बड़े मतलब निश्चिंत थे कि हाँ ठीक है, हमारे घर में हमने दुख का एक शेयर पूरा अपना हिस्सा जी लिया है और अब सब कुछ अच्छा हो गया है, ठीक हो गया। लेकिन जब मुझे लंप महसूस हुआ और मैंने अपने पतिदेव को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा नहाते समय छोटा सा लंप फील हुआ, तो उसी दिन बोले कल तक का भी वेट नहीं करूंगा। मैंने 40 पे किया था, मैमोग्राम कराया था, लेकिन अब मैं 47 की हो रही थी, और मैम ड्यू था, और वो हर थोड़े दिन में मुझे याद भी दिलाते थे कि तुम्हारा मैमोग्राम ड्यू है, और मैं कहती थी हाँ हाँ बस ये फुर्सत मिलते से ही मैं करा लूंगी अपना टेस्ट। तो जिस दिन मैंने लंप डिटेक्ट किया उसी दिन मैं डॉक्टर के पास थी, उन्होंने मेरा पूरा शेड्यूल करके रखा हुआ था, और मैमोग्राम होते से ही डॉक्टर बोली कि नहीं चलिए आपका सोनो मैमोग्राम भी करना है। और जैसे ही वो किया और मैं बातचीत कर रही थी, वो मेरी जूनियर स्कूल में, तो हम लोग चिट चैट कर रहे थे, एंड शी सेड आई एम सो सॉरी दीदी, आपको तो कैंसर है।
वो सुनने के बाद तो ऐसा लगा कि पूरी लाइफ ही बदल गई, और काश जो इन्होंने कहा ये सच ना हो। और जब मेरे पति को पता चला तो उन्हें तो अपनी माँ के साथ जो वो 7 साल का संघर्ष था, सर्जरी का, कीमोथेरेपी का, रेडिएशन का, तो उनके दिमागों में तो वो ही सारा कि उसके बाद वो जंग हार गई। तो ऐसा लगा कि अरे अभी तो हम सब कुछ बिल्कुल वापस से नॉर्मल और इतने अच्छे उसमें थे, और अब ये क्या सडनली हमारे घर के सामने एक इतनी बड़ी विकट से आ गई। और साइकोलॉजिस्ट होने का मतलब नहीं होता कि आप हर स्थिति में, हर उसमें आप ठीक रहेंगे। उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो काफी परेशान हो गए थे 1-2 दिन के लिए, तो उन्हें मुझे संभालना पड़ा। और बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम के बीच में डायग्नोसिस आया, तो मैंने अपने पिता, चलिए थोड़े दिन के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई डायग्नोसिस है, और बच्चों के एग्जाम हो जाने देते हैं, उसके बाद हम कुछ आगे करेंगे। वो बोले नहीं, बच्चे फेल हो जाएं तो हो जाएं, वो दोबारा एग्जाम दे दें, लेकिन इस चीज में डिले करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। खैर फिर हम दोनों ने ही एक दूसरे की हिम्मत बने हम लोग, और फिर उसके बाद मैंने तय कर लिया कि नहीं, ना मैं रोऊंगी और ना मैं किसी के सामने परेशान होके इस मतलब फाइट को मैं पूरा अच्छे से करूंगी। और जो स्माइल की आप बात कर रहे थे या खुश होने की, कि मैं जब अपना चेकअप था, मैं सर्जरी के बाद जब गई वहां एक ड्रेसिंग के लिए, तो एक परिचित मिल गए और कॉरिडोर में, तो मैं पूछा अरे आप क्या कर रहे हैं, तो अरे हमारे एक रिलेटिव को हार्ट अटैक आया है तो मैं उनको देखने आया हूँ। और बोले आप क्या कर रही हैं, तो मैंने कहा मुझे अभी अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ, मेरी सर्जरी हुई है और मैं अपना ट्रीटमेंट। तो बोले आप झूल रही हैं, आप तो मुस्कुरा रही हैं। तो मुझे लगा कि भाई अब क्या मुस्कुराने पे बैन लग जाए, कि मैं अब बिल्कुल एक रोनी सी सूरत और बिखरे हुए बाल और ऐसे हाल पे नहीं, मैं अच्छे से तैयार होकर, तब तो बाल थे मेरे, उसके बाद तो कीमोथेरेपी में बाल भी चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा था। मुझे लगा कि नहीं, मैं जिंदगी जैसे मेरे को कठिन से कठिन परीक्षा के प्रश्न मेरे सामने रख रही है, पर उसमें अच्छे से उस समय को भी निकालूंगी। जी, बिल्कुल। आपकी इन बातों से मुझे एक बहुत फेमस कोट याद आ रहा है कि वुंड इज द प्लेस फ्रॉम वेयर लाइट एंटर्स। जब हमको कोई तकलीफ, कोई हर्ट, कोई डिजीज या कुछ ऐसा होता है, तो हमको लाइफ की वैल्यू मालूम चलती है। तो कई बार जो आप जब हैप्पीनेस और स्माइल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पहले, कैंसर से पहले आपका हैप्पीनेस का क्या डेफिनेशन था, या कैंसर के बाद क्या हैप्पीनेस का डेफिनेशन आपके लिए बदल गया है, उसका मायने बदल गया है? व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू नाउ? मायने बहुत बदल गया है, बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ को हम ना ग्रांटेड ले रहे थे कि ठीक है, मतलब कुछ अच्छा हुआ तो वो तो होना था, लेकिन आज अगर एक भी खूबसूरत दिन और कोई एक अच्छा मोमेंट होता है, कुछ अच्छी एक लेक्चर हुआ या एक सुंदर सा फूल बगिया में खिला, तो उसको मैं रुक कर सूंघ लेती हूँ। नहीं तो अच्छा, इतनी सारी खिली, मुझे रोज गार्डन शो में 2 बार फर्स्ट प्राइज मिला था, लेकिन इतनी समय भी नहीं था कि हम उसको एंजॉय कर पाए। लेकिन अब हर छोटी बड़ी खुशी को मैं चेरिश करती हूँ, और मैं उसको बहुत अच्छे से उसकी कद्र करती हूँ कि हमें एक ये खूबसूरत आज का दिन मिला, उसके लिए ईश्वर को भी बहुत शुक्र है, और साथ ही साथ उसकी कद्र बहुत बढ़ गई है। क्योंकि जो चीज आपके हाथ से छीनते हुए बिल्कुल आप देखते हैं ना कि शायद ये चली जाएगी, अब मेरे पास जिंदगी नहीं रहेगी, तब फिर आपको उसकी उस समय की कद्र हो जाती है, एक एक दिन की कीमत होती है। नहीं तो पहले लगता है अरे हम तो हमेशा के लिए जीने वाले हैं, तो कुछ होने नहीं वाला है, और सब कुछ हम करेंगे और तब करेंगे, लेकिन अब आगे के लिए पोस्टपोन नहीं करते। जो करना है आज, अभी इसी समय अगर कोई चीज मन में आ गई तो उसको तुरंत कर डालना है। मतलब आपका कहने का है कि जो हमारे जो थॉट्स हैं, हैप्पीनेस है, वो हमारे हाथ में है, कि हम छोटी चीजों में भी हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। तो हमारा जो एटीट्यूड होता है, वो थॉट्स होती हैं, क्या वो हमारी रिकवरी में भी वो हेल्प करती हैं, या कितना रोल प्ले करती हैं? हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, वो रिकवरी में कितना हेल्प करती हैं? बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये बात एकदम सही है
कि हम ये मान लें कि हमें तो ठीक होना ही है और हम ठीक होंगे भी। और जो डॉक्टर हमें दवा दे रहे हैं या हमारे जितने रिश्तेदार परिचित हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, वो सब हम तक पहुंच रही है, हमें हमें लग रही है वो दवा भी और दवा भी। तो उस समय हम ये मान के चलें कि सारा जो यूनिवर्स है अब वो हमें ठीक करने में लगा हुआ है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीजें कॉस्मोस में भेजते हैं तो वो उल्टा सोचे कि जैसे हमारी ट्रेन छूट तो नहीं जाएगी, तो वो छूट ही दी है। तो इसलिए हमें एक भी बार अपने इसमें संशय नहीं करना है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। थोड़े बहुत कभी-कभी नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं जब हम किसी और को का रेकर हो गया या कोई किसी की डेथ हो गई, तो वो अफेक्ट कर कभी-कभी ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं करता, लेकिन बाय एंड लार्ज हम अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग बनाकर रखें कि नहीं, मुझे तो ये ठीक होकर ही दिखाना है और मैं ठीक होंगी ही, और उसके बाद मैं वापस से ये सब करूंगी। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और अपने आसपास का वातावरण भी बहुत पॉजिटिव रखना, अपने आसपास उन्हीं लोगों को आने दीजिए जो आपको पॉजिटिविटी से भर दे। तो एक सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैसा जैसा सोचते हैं पूरी कायनात हमें वैसा वैसा ही देती है या हमें वो दियामत मिल जाती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप अपने बीमारी के बारे में भी सोचे तो ये मान के चले कि थोड़े दिन की कष्ट का समय है एंड दिस टू शैल पास। अब थोड़े समय के बाद हम इस कष्ट वाले समय से मुक्ति पा जाएंगे और फिर से हमारे जीवन में खुशहाली हरियाली फिर से आ जाएगी। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने भी ये फेस देखा है और मैंने भी ये उसमें फील किया है कि जो हमारे एटीट्यूड होता है, जो हमारी थॉट्स होती हैं, वो हमारी रिकवरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप मैम, आपने बुक भी लिखी, आप कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं, तो मैं आप चाहूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, ना सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए, जो आम लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ? हाँ, why to wait for something big to happen to realize how important is life? तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि हम एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर चीज जो हमें अच्छा फील कराती है, खुश रखती है, उसको हम नोट करते जाएं। महिलाएं खास तौर से अपने आप को लास्ट रखती हैं लाइफ में। ये जरूरी है कि फर्स्ट रखें, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहे तो घर की धुरी हम हैं, हम हर चीज सबके लिए करके देने को तैयार है, लेकिन हम अगर हैं ही नहीं तो वो सारी चीजें फिर कौन करेगा? तो इसलिए कोशिश करें, उसे सेल्फिशनेस नहीं कहते, लेकिन एक अपने प्रति जिम्मेदारी है कि मी फर्स्ट, और मैं अपने लिए कुछ समय निकालूं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, अपने योग आसन करूं, अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट का ध्यान रखूं। और हमारा शरीर छोटे छोटे सिग्नल्स देता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं पर कुछ ठीक नहीं है, तो उन सिग्नल्स को भी पहचाने, क्योंकि ये जरूरी है कि हम समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। अगर हम समय पर पहुंचते हैं तो हमारी रिकवरी पूरी तरह से अच्छे से हो जाती है, लेकिन हम अगर किसी पेड़ को जड़ पकड़ने देते हैं, बहुत बड़ा हो जाने देते हैं और फिर हम उसे काटने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को इम्पोर्टेंट समझें और अपने जो भी कष्ट हैं उन्हें डॉक्टर्स के साथ शेयर करते रहें, और परिवार में भी एक हंस खेलता, एक खुशनुमा एनवायरनमेंट रखें, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, जाने कब क्या हो जाए, इसलिए हमेशा ईश्वर का और हर अच्छी चीज के लिए शुक्राना करते रहे। क्या खूब बात कही मैम। तो आपने हमको एक इम्पॉर्टेंट ये मैसेज दिया कि हैप्पीनेस
हमको छोटी 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 बातों में भी ढूंढनी चाहिए। तो हैप्पीनेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन, कि हमको उसकी ढूंढना नहीं है हैप्पीनेस को कि ये चीज मिलेगी तो मैं हैप्पी होंगी। तो छोटी चीजों में हमको हैप्पी रहना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। और मैं हमारे व्यूवर से जरूर कहना चाहूंगी कि ये बुक जरूर पढ़े, ये बहुत इंस्पिरेशनल बुक है। और ना सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए, जो बाकी लोग भी है वो भी पढ़े, वो भी इससे बहुत इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस इन आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू। माय प्लेजर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू।